ग्लोबलाइजेशन को लेके बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है, और खासकर जो स्कॉलर्स सोशल डेमोक्रेट हैं, जो स्कॉलर लेफ्ट ओरिएंटेड हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को कुछ इश्यूज पे क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए आज का जो हम लोगों का जो ये लेक्चर है उसका हमने टाइटल रख दिया है ग्लोबलाइजेशन एंड क्रिटिसिज्म, है ना, खासकर सोशल डेमोक्रेट, है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सोशल डेमोक्रेट का क्या मतलब होता है, आप बताएंगे सोशल डेमोक्रेट का मतलब क्या है? हाँ, एक तरह से ऐसे लोग, सोशल डेमोक्रेट का मतलब होता है कि देखिए इसमें दो वर्ड है, सोशल भी है और डेमोक्रेट भी है। ऐसे लोग जो कि समाजवादी व्यवस्था में भी यकीन रखते हैं और लोकतंत्र में भी यकीन रखते हैं, है ना। अब आप पूछेंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो लोकतंत्र का मतलब आसान जबान में कि जनता की सरकार हो, जनता के लिए काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे, किसी निरंकुश, किसी ऑथोरिटेरियन व्यक्ति उस पर मतलब सत्ता में ना आ जाए, जनता जिसे चुने, जनता जिसको भेजे उन्हीं का राज हो, जनता की मर्जी चले, जनता की मर्जी से सरकार चले। और सोशलिज्म का मतलब ये हुआ कि सरकार को जो अमीरी गरीबी की जो खाई है, जो वर्ग की जो खाई है, और जो और भी भेदभाव गैर बराबरी के जो स्रोत हैं, उसका वो मुकाबला करे। मिसाल के तौर पर अमीरी गरीबी की खाई है, जात धर्म के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो राज्य का काम होना होगा वो एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, वो लोगों के बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। मुनाफा जो होगा वो उसके सेंटर में नहीं होगा, उसके लिए लोक कल्याण होगा, वो उसके सेंटर में होगा, है ना। और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें जो होंगी वो सबके लिए मयस्सर होंगी, सबके लिए उपलब्ध होंगी। सरकार रोजगार को पैदा करेगी और सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी। मुनाफा कमाना राज्य का या उद्योग धंधे का लक्ष्य नहीं होगा, बल्कि लोक कल्याण लक्ष्य होगा। और सरकार ये भी करेगी कि कल कारखाने को, उद्योग धंधे को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोल जो होगा वो पब्लिक सेक्टर को देगी, है ना। वो जो सरकारी संस्थाएं होंगी उनकी देखरेख में होगी, और जो संपत्ति होगा उसका नेशनलाइजेशन किया जाएगा, यानी राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। यानी रेल जो चलती है तो रेल किसकी संपत्ति? किसी इंसान की, किसी एक व्यक्ति की जेब की तो संपत्ति नहीं है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो पूरी जनता की संपत्ति है। यानी उद्योग धंधे जो होंगे वो पूरे राष्ट्र का होगा, उसका नेशनलाइजेशन होगा, सारे जनता के वो भलाई के लिए काम करेगा, वो किसी के एक के फायदे के लिए काम नहीं करेगा, है ना। वो पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ लोग कंपनी चलाते हैं और उसका मुनाफा खुद अपने पास रखते हैं। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि मुनाफा अगर हुआ भी तो वो मुनाफे का पैसा फिर जनता में लग जाएगा। जैसे आपका कॉलेज है, ये कॉलेज का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, ये सरकारी कॉलेज है। अगर आपने फीस दिया या फीस अगर कॉलेज ने इकट्ठा किया तो उस फीस का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए ही होगा। जैसे यहाँ के जो एम्प्लॉई होंगे, जो यहाँ के स्टाफ होंगे, उनको सैलरी दी जाएगी, या आपके लिए कोई फंड का काम हो गया, या लाइब्रेरी में किताबें आएंगी, या फर्नीचर खरीद के आया जाएगा। तो ये हुआ सोशल डेमोक्रेट। तो अब आप बताइए, सोशल डेमोक्रेट समझ गए ना कि वो लोग जो लोकतंत्र में भी यकीन रखते हैं, जन कल्याण में भी यकीन रखते हैं, वो लोग जो संसाधनों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, वो लोग जो पूंजीवादी व्यवस्था को अगर पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते हैं, अगर खत्म नहीं हो रहा है तो पूंजीवादी व्यवस्थाओं के जो दुष्परिणाम है उसको कम से कम कर रहे हैं और मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और सरकार ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे अपने हाथों में लेती है ताकि लोगों की भलाई की जा सके।
तो जब ऐसे लोग जो हैं सोशल डेमोक्रेट, अगर ऐसे लोगों से जब पूछा जाएगा कि भाई ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपकी क्या राय है, बताइए, तो वो अपनी राय क्या रखेंगे? आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। भाई उनको ग्लोबलाइजेशन से क्या बैर है, आपको क्या प्रॉब्लम है सोशल डेमोक्रेट भाई साहब? ग्लोबलाइजेशन कितनी अच्छी चीज है, अपना लो, क्या दिक्कत है आपको? तो वो कहेंगे मुझे दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं मुझे ग्लोबलाइजेशन के साथ। क्या है बताइए? तो अब सोशल डेमोक्रेट जो हैं वो अपनी दिक्कतों को बता रहे हैं, है ना। सोशल डेमोक्रेट जो बता रहे हैं वो अपनी दिक्कतों को बता रहे हैं। सबसे पहला है कि ये ग्लोबलाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस है, इसमें डोमिनेंस जो है, वर्चस्व जो है, वो अमीर मजबूत देशों का ही है। इसमें वर्चस्व जो है वो अमीर और मजबूत देशों का है। डोमिनेंस ऑफ रिच नेशन, है ना, जैसे यूएसए है कि नहीं है, उसी का डोमिनेंस है। जैसे उद्योग धंधे, इसमें वो कंट्रीज आगे हैं। ट्रेड व्यापार हो रहा है तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन बन रहे हैं उनको अपने पक्ष में वो मोड़ लेते हैं। और कई बार तीसरी दुनिया, गरीब मुल्क, एशिया और अफ्रीका के जो कमजोर मुल्क हैं उनको बहुत फायदा नहीं हो पाता और ज्यादातर फायदा अमीर देशों को होता है। यानी ये अमीर देशों के स्वार्थों को पूरा करता है। सबसे बड़ी बात क्या है ऑब्जेक्शन आपका? पहला ऑब्जेक्शन है ग्लोबलाइजेशन से कि ये अमीर देशों के वर्चस्व को बनाता है और अमीर देश अपने वर्चस्व का इस्तेमाल करके अपना फायदा ज्यादा लेते हैं और गरीब, कमजोर, तीसरी दुनिया के देश, पिछड़े हुए देश जो अभी विकसित होना चाहते हैं उन देशों का भला नहीं हो पाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्शन मेरा ये है। अब जब एग्जाम में सवाल आएगा ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या कमियां हैं, तो ये आप उसमें इस आलोचना को डाल सकते हैं, उसके अंदर में डाल सकते हैं। पहला ऑब्जेक्शन, डोमिनेंस, देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ रिच नेशंस सच एज यूएसए इन दिस होल प्रोसेस। इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिच कंट्रीज आर डोमिनेटिंग। और वो क्या करते हैं, जो ट्रेड के और बाकी जो भी रूल्स रेगुलेशन जो बन रहा है उसमें वो अपने फेवर में चीजें ज्यादा तक मोड़ पाते हैं, है कि नहीं है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल पूछना चाहता हूं। अगर रिक्शा वाला गाड़ी, अपनी रिक्शा गाड़ी लेके जा रहा है, खींचते हुए जा रहा है, और उसने ट्रैफिक के किसी नियम को तोड़ दिया या अनजाने से या गलती से हो गई, तो हमने और आपने भी कई बार देखा होगा कि पुलिस वाले उस पर बिना पूछे हुए डंडा बरसा देते हैं। और मैंने कई बार देखा है कि पहिया जो है उसके पहिए को भी हवा निकाल देते हैं, उसके पहिए को तोड़ भी देते हैं। लेकिन वही कोई कार वाला इंसान हो, अगर उसने ट्रैफिक को भी अगर तोड़ा तो कार की कीमत क्या है उससे उनको अंदाजा लग जाता है कि ये इंसान अंदर बैठने वाला क्या है, मारुति सुजुकी है या वो BMW है। जो अमीर लोग बैठे हुए हैं उनसे कहेंगे कैन यू शो योर ड्राइविंग लाइसेंस, कैन यू शो योर पेपर, हेलो सर, है ना। वहां पे क्या होता है, हेलो सर, कैन यू शो योर पेपर। और भी अमीर हैं, अगर लाल बत्ती लगी हुई है और भी अमीर है तो वहां कोई पुलिस वाला उनको छुएगा भी नहीं, सैल्यूट मार देगा उनको। ये अक्सर ऐसा होता है, मैं ये नहीं करूंगा हमेशा ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, बार बार ऐसा देखा जाता है। तो ये क्या बता रहा है कि जो मजबूत लोग होते हैं उनका वर्चस्व बना रहता है, उनके लिए ही कायदे कानून बने हुए रहते हैं। वो कायदे कानून को तोड़ते भी हैं तो उनके ऊपर कोई परवाह नहीं करता है ना। अगर मास्टर जी क्लास में आधे घंटे लेट से आए तो बच्चा उनके ऊपर नहीं चिल्लाएगा, लेकिन अगर आप 5 मिनट लेट से आ जाएं तो कोई मास्टर आपके ऊपर चिल्लाने लगेगा। तो दो कानून कैसे है ना, दो कानून क्यों है? तो इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन में अमीर देशों की बालादस्ती है, अमीर देशों का वर्चस्व है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अब आने वाले क्लासेस में WTO। क्या पढ़ेंगे हम लोग? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये जो संस्थाएं हैं ये ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यही पुश करती हैं, ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाती हैं और यही देशों को कर्ज दे रही हैं, व्यापार के कानून बना रही हैं। और आप देखोगे कि इसी संगठन में जो अमीर देश हैं, खासकर जो अमेरिका है, उसकी बातें वहां ज्यादा सुनी जाती है, या अमेरिका का असर इन संगठनों पे ज्यादा है ना। एक गाना आप लोगों ने सुना था, कुछ इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा ना, कि जब पुलिस वाला ही मेरा रिश्तेदार हो तो मुझे किस बात का डर है, कुछ है ना इस तरह की बात। जब पुलिस वाला ही मेरा रिश्तेदार हो, थानेदार और कोतवाल ही मेरा चाचा हो, मेरा पापा हो, तो मुझे किस बात की डरने की बात है। तो उसी तरह से जब WTO, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, यही लोग ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके सारे कानून तय कर रहे हैं, और इन्हीं में अमेरिका और पावरफुल कंट्रीज के लोग भरे हुए हैं, उन्हीं की बात मानी जाती है, उन्हीं का दबदबा होता है। तो ये लोग किनके हक में बात करेंगे बताइए? पावरफुल कंट्रीज के। यानी दूसरा क्रिटिसिज्म ग्लोबलाइजेशन का ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन को आगे करने वाली जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं जो हैं वो भी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही हैं। उन संस्थाओं को चलाने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको फंडिंग करने में अमीर देश, ताकतवर देश ही हैं, और ये लोग अक्सर अमीर देशों के फायदे को अव्वल तरजीह, यानी प्रथम प्रायोरिटी उसको देते हैं, है ना। तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये हो गया कि अमीर देश डोमिनेट भी कर रहा है। कैसे डोमिनेट कर रहा है भैया? तो बहुत संगठन बनाया हुआ है, वो संगठन, संस्थाएं उसी की बात को आगे बढ़ा रही हैं। दूसरा, और इस वजह से आप देखेंगे तो जो तीसरा पॉइंट है जो मैंने यहां लिखा नहीं बोर्ड पर, वो है राज्य की कैपेसिटी, नेशन स्टेट की कैपेसिटी कम हो रही है। क्या हो रही है? लिख लीजिए, नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य की जो क्षमता है नीति बनाने की, वो कम हो रही है, क्योंकि जब राष्ट्र राज्य आर्थिक नीति बनाने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये संगठन जो है IMF, वर्ल्ड बैंक, उनको आके कहती है कम ऑन, वेट वेट वेट, क्या कर रहे हैं आप? बहुत गरीबों पे खर्चा मत करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्टूडेंट से फीस लो, फीस लो। कॉलेज में ज्यादा सरकार पैसा ना दे, है ना। किसानों को सब्सिडी ज्यादा ना दे। तब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि देश हमारा है, भारत देश हमारा है, और हमारी सरकार भारतीयों की चुनी हुई सरकार है, फिर हमारी सरकारें IMF, वर्ल्ड बैंक और इन लोगों की बात क्यों सुनती है? सवाल है ना, क्यों सुने भाई? हम अपनी मर्जी चलाएंगे। मान लीजिए हम कल आपको प्रधानमंत्री बना दें, तो आपको लगेगा ना कि भाई हम अपने देश की भलाई के लिए काम करेंगे, हम अपनी आर्थिक नीतियों को बनाएंगे। आप कौन हो? जाओ भाई जाओ। आपने पॉलिटिकल साइंस में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, संप्रभुत्ता, संप्रभुत्ता, सॉवरेनिटी। राज्य जो है वो आंतरिक मामलों में सर्व शक्तिमान है, वो अपनी पॉलिसी जैसी बनानी होगी बनाएगी, कोई दूसरी कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो हमको तो ये भी कह सकते हैं ना कि सॉवरेनिटी हमारी ताकत है, हम अपने मुल्क के हम चलाने वाले हैं। आप कौन होते हैं बताने के लिए हमें छात्रों के एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे कितना हमें बजट लाना होगा? तो फिर उधर से वर्ल्ड बैंक और IMF क्या बोलेगा? कर्जा नहीं लिए हो मेरा, तुम कर्ज खाए हो ना हमारा। तो कर्ज खाए हो तो उस दिन तुमने तो वादा भी किया था कि हम अपनी आर्थिक नीतियों को बदलेंगे भी, तो उससे कैसे मुंह मोड़ सकते हो? तब लोगों को लगता है धचका, अरे कर्ज। तो क्या होता है, ये जो कंट्रियां जो होती हैं ये कर्जा देती हैं। जो जो गरीब देश हैं जिनके ऊपर आर्थिक संकट आ जाता है तो उनको ये कर्ज देती हैं, लोन देती हैं। और जब लोन देती हैं तो उसके साथ शर्तें भी लगा लेती हैं। सुनिए क्या बात है आपको, मैं बहुत बीमार हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मां भी बीमार है, कितने पैसे चाहिए? 500 रुपए। सुनो, 500 रुपए मैं दूंगा, लेकिन कल से आके मेरे घर में
तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें अपने घर में वो करना होगा, मंजूर है? मरता क्या नहीं करता? हाँ मंजूर है। तो कल हम ये कहेंगे कि तुम अपनी ये 500 रुपए लो, अपनी मां का इलाज कराओ, लेकिन अगर डॉक्टर ने लिखा कि फल खाना है तो अपने मां को एप्पल मत खिलाना, क्योंकि एप्पल बहुत ही महंगा होता है, तुम सिर्फ उसे गाजर खिलाना। अब किसी दिन अगर आप जैसे ही एप्पल अपनी मां को खिलाने के लिए जाएंगी, वर्ल्ड बैंक पीछे से आएगा, नहीं एप्पल तुम नहीं खिला सकती हो, है ना, तुमको गाजर ही खिलाना होगा, क्योंकि तुमने हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया है। यानी कंडीशन भी लगाते हैं वो लोग। ये गाजर और टमाटर की बात लिखने की जरूरत नहीं है, मगर मैं आपको समझा रहा हूं कि वो कंडीशन लगाते हैं। कर्ज लो तो कंडीशन, मतलब कहने हमारी वित्तीय पॉलिसी को भी वो तय कर रहे हैं, जाने अनजाने में, छुप छुप के। आज पहले की तरह कोई कॉलोनियल पावर नहीं आ रहा है घोड़े पे सवार होके, हमें इस देश को लूट लेना है, इस देश पर राज करना है। आज सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट से और बाहर ही बैठ के हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अगला पॉइंट है कि टुडे द पैटर्न ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज फार मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द अर्लियर कॉलोनियल मोड। यानी इसका मतलब हुआ पहले जमाने के जो उपनिवेशवादी दौर थे उसके मुकाबले में जो ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है ये और भी जटिल हो गया है। ये आज और भी जटिल हो गया है। आज डायरेक्ट कोई रूल नहीं करता है कोई आप पे, है ना। एक हुआ डायरेक्ट रूल करने का मतलब है, मान लीजिए कि मैं आपके घर चला जाऊं और कहूं इस घर का मालिक मैं हूं, और एक दूसरा रूल ये भी करने का है कि मैं आपके घर में ना जाऊं, आपको 10,000 रुपए में कर्जा दे दूं, है ना, और उसका ब्याज बढ़ा दूं, हर महीने 3,000 ब्याज देना होगा। अब आपकी मां ब्याज दे देंगे, हेलो हाँ अपनी मां को भेज दो मेरे यहां काम करने के लिए। अगले 1 साल के बाद ब्याज और बढ़ गया, 6,000 हो गया, अपने भाई को भी भेज दो, भाई भी काम करने लगा। अगले कुछ सालों के बाद वो 9,000 ब्याज हो गया, अपनी बहन को भी भेज दो। तो कहने का मतलब अगर कोई पूछेगा कि 3 क्यों काम करेंगे, अरे पैसा ली है, कर्जा हो गया, आइए हिसाब बता रहे हैं हम आपको, है ना। तो कहने का मतलब है कि वो आज के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में इस तरह की कंडीशन और शर्तें लगा दी जाती हैं कि सरकार जो होती है, राष्ट्र राज्य की जो सरकारें होती है, अपनी पॉलिसीज बनाते वक्त तो डरती हैं, बना नहीं पाती हैं, एक घुटन सी महसूस करती हैं, है ना। इसीलिए इसी से कंसेप्ट आता है, आपको एग्जाम में आता है। क्या आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में राष्ट्र की संप्रभुता कमजोर हो रही है? आता है सवाल। ये हम जब एमए में थे तब से लेकर अभी तक आ रहा है ये सवाल, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। डू यू थिंक दैट sovereignty has been affected in the age of globalization? तो यही तो उसका आंसर हुआ ना कि yes, sovereignty has been affected. Why? Because the rich countries are dominating the process of globalization. The rich countries are running financial institutions. Those financial institutions are giving loans to poor country, and those loans are not free, but they come with conditionalities, and those conditionalities are somehow eroding the capacity of the state to make policy within their own country. So a state's capacity to make laws has been eroded significantly, and that is why many political scientists have argued that sovereignty is being eroded in the age of globalization. And today globalization is far more complex, far more difficult to understand than the mode which existed decades back, century back during colonial period. यानी colonial period के मुकाबले में आज और भी ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स और जटिल हो गया है। हमारा ही तिरंगा झंडा है, हमारे ही नेता हैं, कोई यहां बाहर का लोग आके रूल नहीं कर रहा है, लेकिन वो ऐसे कंडीशंस लगाते हैं, इस तरह से व्यापार के रूल तय हो जाते हैं कि उसमें सरकार घुटन महसूस करती है। जब पॉलिसीज ऊपर से सही नहीं बनती है तो उसका सीधा डायरेक्ट असर आपके ऊपर होता है। आपका फीस कल तक था 100 रुपए, 4,000
हॉस्टल का फीस था पहले 1500 रुपए महीना खाने का, अब हो गया 4000 रुपए, एग्जामिनेशन फीस इतना, तो ये फीस इतना, सेमिनार कराने का अलग पैसा, ट्रिप कराने का अलग पैसा, यूनिवर्सिटी का बूट का इतना पैसा, कन्वोकेशन का इतना पैसा, इसका पैसा, पैसा 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 पैसा, हर जगह पैसा। और ग्लोबलाइजेशन की एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ग्लोबलाइजेशन का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत नियो लिबरल पॉलिसी पे बनी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं कि नौ उदारवादी नीति पे बनी हुई है। और नौ उदारवादी नीति का एक बहुत ही आसान डेफिनेशन ये है, जहां मार्केट नहीं है वहां भी मार्केट पैदा करो। पानी में पहले मार्केट था, पानी में मार्केट पैदा हो गया कि नहीं हो गया, हवा में हो गया कि नहीं पैदा, तो जहां मार्केट नहीं है वहां मार्केट पैदा करो। क्रिएटिंग मार्केट वेयर मार्केट डजंट एग्जिस्ट। एक किताब है डेविड हार्वे की, बहुत बड़े स्कॉलर है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर, उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ नियो लिबरलिज्म। उसमें एक लाइन थी, उन्होंने कहा था कि नियो लिबरलिज्म क्या है, तो नियो लिबरलिज्म यानी नौ उदारवाद वो है जहां मार्केट नहीं है वहां मार्केट क्रिएट करो, इसी का नाम है नौ उदारवाद, यानी मुनाफा ही मुनाफा कमाओ। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि ये मुनाफा कमाने के ही चक्कर में है हमेशा, और अमीर लोगों का ही फायदा हो रहा है। और जब अमीरों का फायदा होगा और मुनाफा कमाया जाएगा तो अमीरी गरीबी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रेनन, और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थ्रेचर, 1980 की बात मैं बता रहा हूं, तो रेनन और मार्गरेट, रेनन यूएस के प्रेसिडेंट थे, यूएस के राष्ट्रपति रेनन, और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थ्रेचर। इन लोगों के जमाने में नौ उदारवादी नीति यानी ग्लोबलाइजेशन जोर शोर से आगे बढ़ने लगी। ग्लोबलाइजेशन जो है वो नौ उदारवादी नीति पर आधारित है। तो इनके दौर में, रेनन के दौर में और मार्गरेट थ्रेचर के दौर में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन और नौ उदारवाद बढ़ा कि घटा, बढ़ा। और नौ उदारवाद की जो नीति है ये अर्थव्यवस्था में कही जाती है कि एक कंजर्वेटिव पॉलिसी है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है, क्या बोलते हैं, दकियानूस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, अरे कंजर्वेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, कि ये जो है, देखिए कंजर्वेटिव को आप समझिए प्रोग्रेसिव के उल्टा में, मतलब ऐसी पॉलिसी जिस पॉलिसी से गरीबों को फायदा होता है, समाज में विकास होता है, गरीबी कम होती है, असमानता कम होती है, तो हम उसको प्रोग्रेसिव पॉलिसीज कहते हैं। और ऐसी पॉलिसी जिससे अमीरों को ही फायदा होता है, समाज में जो ताकतवर लोग होते हैं उन्हीं की ताकत और बढ़ने लगती है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग वो और भी मजबूत होते हैं, तो ये हुआ कंजर्वेटिव पॉलिसी। तो ग्लोबलाइजेशन एक कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी है, जहां पे मुनाफा उसके केंद्र में है, वहां पे कल्याण, जन कल्याण केंद्र में नहीं है। और ये नियो लिबरल डॉक्ट्रिन है, ये नियो लिबरल जो विचारधारा पे आधारित है, नौ उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है। और इकोनॉमिक्स में एक स्कूल होता है शिकागो स्कूल, क्या बोलते हैं उसको, शिकागो स्कूल ने नियो लिबरलिज्म को आगे बढ़ाया, नौ उदारवादी नीति को आगे बढ़ाया। अब हम कभी और बात करेंगे शिकागो स्कूल कौन कौन से उसके बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, क्या उन्होंने किया, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने में शिकागो स्कूल का रोल है ना, शिकागो। तो ग्लोबलाइजेशन के समर्थक कौन हो गया, रेनन यूएस प्रेसिडेंट, मार्गरेट थ्रेचर, शिकागो स्कूल, और इसके अलावा आपका हुआ नौ उदारवादी आर्थिक नीति जो है वो उसी पे ग्लोबलाइजेशन क्या है, आधारित है। जैसे इस कुर्सी के जो चार पांव हैं, ये कुर्सी हो गया ग्लोबलाइजेशन, और जो इसके चार पांव हुए ये हो गए नौ उदारवादी नीति। वो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसकी एक सोच है, उसकी एक फिक्र है। और नौ उदारवादी नीति के केंद्र में क्या है, मुनाफा है ना, ग्रोथ, मुनाफा। तो ये क्या करता है ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट को प्रमोट करता है, खुला व्यापार, खुला व्यापार। तो खुला व्यापार के साथ एक दिक्कत क्या है कि बाजार में सब लोग तो बराबर नहीं है, तो जब बाजार में सब लोग बराबर नहीं तो जो कमजोर लोग है वो तो पीछे हट जाएगा ना। मिसाल के तौर पे अगर हमने दिल्ली में बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बना दिया, हॉस्पिटल, और उसमें हमने कह दिया कि भाई जिसको बुखार लगा हुआ है हम बुखार 3 दिन में ठीक कर देंगे, आपको 2000 रुपए
हर रोज देने होंगे, आप भर्ती हो जाइए। तो जो व्यक्ति 400 रुपए की दिहाड़ी कमाता है वो कैसे बुखार अपना इलाज ठीक करा पाएगा, है ना? तो उसको इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए, इलाज नहीं मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट का मतलब आप ये मत समझिए कि मार्केट का मतलब है बाजार में चली गई और अपने चाट पकौड़े खा ली, वो मार्केट नहीं। मार्केट का मतलब हुआ जिसके पास पैसा होगा उसको सुविधा मिलेगी, जिसके पास पैसा होगा उसको सुविधा मिलेगी। तो जिसके पास पैसा होगा उसी को बोलते हैं मार्केट का राज। मार्केट में तो यही रूल होता है ना भाई। अगर आप जब बाजार में जाती हैं तो आप लोग, जब हम लोग छोटे थे तो कैसे बोलते थे, पापा पापा जलेबी जलेबी, चल 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 घर चल घर चल। तो जो जलेबी बेचने वाला होता था उसको दिल में कोई दया वया नहीं आती थी, पैसा दो तो जलेबी खाओ, नहीं है तो चले जाओ, है ना? तो मार्केट का कानून का मतलब होता है पैसा है तो सामान मिलेगा। तो सवाल यह है कि जब ज्यादातर लोग गरीब हैं तो सबके पास पैसा कहां है, और जब वो पैसा अगर रखेंगे मार्केट में तो मुनाफा कमाने के लिए पैसा रखेंगे तो उसको कोई एफर्ट भी नहीं कर पा सकेगा। अब बड़े बड़े मॉल में आप जाते हैं कुछ तो वहां देखते हैं एक कॉफी जो है 500 रुपए की मिल रही है, 400 या 300 की मिल रही है, हम कहां से अफोर्ड कर पाएंगे? तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन, ये फ्री मार्केट की बात करता है। तो फ्री मार्केट में सबके जेब में लाख लाख रुपया हो तब ना सब खा पाएंगे। अगर एक मजदूर को भी मजदूरी 10,000 एक दिन में मिले तो चल भाई 2,000 हम भी दे के इलाज करा लेते हैं। तो मजदूर की मजदूरी आप दे रहे हो 400 रुपए 500 रुपए और उसके इलाज के लिए मांग रहे हो 1 लाख रुपए, तो वो उसके साथ अन्याय हुआ कि नहीं अन्याय हुआ? तभी तो समाजवादी व्यवस्था की जरूरत है कि नहीं, हमें सरकारी अस्पताल भी बनाने की जरूरत है, क्योंकि समाज में सबके पास पैसा नहीं होगा। हम अगर ओला कार चलाएंगे, उबर चलाएंगे तो हमें पब्लिक बस भी चलानी पड़ेगी। जिसके पास 5 रुपया है वो कैसे सफर करेगा आप बताइए? जो गांव में, जो शहर में सफाई का काम करते हैं, जो मजदूर हैं, अगर उनको पीतमपुरा से अगर जामिया जाना हो जो तकरीबन 30 किलोमीटर है तो ओला उबर करेंगे तो 400 रुपया 500 रुपया लग जाएगा, तो क्या मजदूरी कमा पाएंगे? तो उनके लिए तो बस बनानी पड़ेगी ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है ग्लोबलाइजेशन का कि फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है ना, है ना? और फ्री मार्केट की वजह से जो सोशल डेमोक्रेट है उनका कहना है कि इससे गरीब लोग जो होते हैं पिस जाते हैं, न्याय नहीं हो पाता है, अमीरी गरीबी की खाई और बढ़ जाती है। और ग्लोबलाइजेशन बात करता है एफिशिएंसी की, है ना, एफिशिएंसी, है ना? लेकिन कई बार एफिशिएंसी के नाम पे क्या होता है कि जो गरीबों की जो पॉलिसी जो बनी होती है उसको वापस ले लिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि वाटर कूलर आपके कॉलेज में लगा हुआ है, वाटर कूलर से लोग को पानी पीना है, वो फ्री में है। कुछ वाटर कूलर से पानी वेस्ट भी हो रहा है, तो कहा जाएगा पानी बहुत वेस्ट होता है, बहुत बच्चे लोग पानी लेके घर चले जाते हैं, कुछ यहाँ कैंटीन में काम करने वाले भी पानी लेके रात में चले जाते हैं, कोई जो होता है पानी का जो नल होता है उसका टैप को तोड़ देता है, कोई ये छेड़ देता है। तो ये हमें अब पानी बेचना चाहिए, सुन लीजिए, वो ज्यादा सही, उसमें पानी नुकसान भी नहीं होगा, एक कतरा भी नहीं बिक पाएगा। हम उसमें एटीएम मशीन लगा दें, 5 पैसे डालो, 1 रुपये डालो, उससे पानी निकलेगा, कोई वेस्टेज भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें लॉजिक क्यों दी जाती है? एफिशिएंसी के नाम पे, कि कोई वेस्टेज नहीं है। लेकिन इसके पीछे असल मकसद होता है कि गरीब आदमी जो फ्री में पानी पी रहा है, फ्री तो कुछ भी नहीं है भाई, फ्री नहीं है, उसका तो हक है पानी पीना, हमें फ्री भी नहीं कहना चाहिए। गरीब का जो हक है पानी पीने का, उससे आप उसको छीन रहे हैं, है ना? अगर कोई पॉलिसीज अगर हम अपने स्कूल में कह दें कि भाई आपके कॉलेज में ये है एनुअल मीटिंग होने वाली है तो खाना का इंतजाम हो सबके लिए, तो क्या कि नहीं बाहर की लड़कियां आ जाती हैं, बहुत हंगामा हो जाता है, ये हो जाता है, वो वाइबल नहीं है, 1-3 को लेके आती हैं, पिछले बार वो दाल घट गया था, नहीं हम 10-10 रुपए का उनको कूपन दे देंगे, वो जाएं अपना जो खाना है खा लें। तो ये भी लॉजिक एफिशिएंसी का है ना, कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिकल और एफिशिएंसी के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? गरीबों का शोषण कर रहे हैं। और इसमें इकोनॉमिक रैशनैलिटी की बात की जाती है, तार्किकता, आर्थिक तार्किकता, है ना, कि नहीं वो जिसको पैसा होगा वो खा लेगा, अरे हम कूपन दे देंगे, क्या पता किसको बर्गर खाने का मन होगा तो बर्गर खा लेगा, किसी को ये खाने का मोमो तो मोमो खा लेगा, हम दाल चावल बनाएंगे तो फिर नहीं होगा कि लोगों के ऊपर हम थोप रहे हैं। इंसान अपनी भलाई अच्छे से जानता है। तो हम यानी ग्लोबलाइजेशन और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है न्यू लिबरलिज्म, वो एफिशिएंसी, फ्री मार्केट, इकोनॉमिक रैशनैलिटी की बात करके वो क्या करती है, जो लोक कल्याणकारी जो काम है उस पर वो हमला करती है।
और इसके एक और इसकी पॉलिसी है मोनेटरिज्म, है ना। ये ग्लोबलाइजेशन का और न्यू लिबरलिज्म का एक और मुख्य चीज है मोनेटरिज्म। और एक और चीज आपको देखना चाहिए कि ये ग्लोबलाइजेशन की जो भी प्रक्रिया है वो डिसमेंटल करती है। डिसमेंटल का मतलब तोड़ देती है। ऐसे जैसे कुर्सी है तो मैं इसको हथौड़ा से मार के तोड़ दूं, किस चीजों को तोड़ देती है? वेलफेयर, लोक कल्याणकारी जो पॉलिसी होती है वो कम होने लगती है, उसको तोड़ देती है और इससे अमीरी गरीबी बढ़ने लगती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है इकोनॉमिक्स में, आप देखेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है इसमें ग्लोबलाइजेशन मोनेटरिस्ट पोजीशन लेती है, समझे। अब हम इसमें किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे कि मोनेटरिस्ट पोजीशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेने का क्या मतलब हुआ। और ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, कोई थे कीन्स का नाम सुना होगा। कीन्स जो थे ना, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि सरकार को सोशल सेक्टर पर खर्च करना चाहिए, सरकार को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए। तो न्यू लिबरलिज्म जो है और ग्लोबलाइजेशन है कीन्स के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है ना। यानी नौ उदारवादी जो नीति है वो कीन्स का दुश्मन है ना। कीन्स की जो आइडिया है वो वेलफेयर पे आधारित है, जॉब क्रिएशन पे आधारित है। और न्यू लिबरलिज्म जो है ग्लोबलाइजेशन है वहां पे मुनाफा ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो इन्होंने कीन्स को भी रिजेक्ट कर दिया। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से गरीब देशों को लोन दिया जाता है, और जब लोन दिया जाता है तो कंडीशनलिटी लगा दी, वहां पे शर्त लगा दी जाती है और उनके हाथ एक तरह से बंद हो जाते हैं। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्राइवेटाइजेशन, निजकारी होती है और डीरेगुलराइजेशन हो जाता है, यानी लिबरलाइजेशन हो जाता है। यानी उद्योग धंधे को मॉनिटर करने वाले जितने भी आपको संस्थाएं थे, जितने भी रास्ते थे, वो सबको हटा दिया गया और उद्योगपतियों को व्यापार करने के लिए उनको खुली छूट दे दी गई, डीरेगुलेट कर दिया गया। डीरेगुलेट का मतलब होता है आसान बना दिया गया। तो आसान आपके लिए नहीं बनाया गया, उद्योगपतियों के लिए बनाया गया। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या हुआ, संरक्षणवादी नीति को खत्म कर दिया गया। तो ये ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन भी है। हेलो, ये ग्लोबलाइज जो भी हमने पढ़ाया तो इसमें ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन भी आ गई और इसमें ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसिज्म भी आ गया। कैसे, फिर एक बार समराइज कर दूं, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। ग्लोबलाइजेशन सिंपल, ग्लोबलाइजेशन क्या है? नौ उदारवादी नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज पर आधारित है। दूसरा, ये फ्री मार्केट यानी खुले व्यापार का समर्थक है। ये एफिशिएंसी की बात करती है। ये मोनेटरिस्ट पोजीशन लेती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये कीन्स के आइडिया को, सोशल वेलफेयर को रिजेक्ट करती है। ये जो है खुले व्यापार को प्रमोट करती है। ये WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये आगे बढ़ती है। ये गरीब कंट्रीज को लोन भी देती है और उनको शर्त भी लगाती है। और ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है इसमें ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ? क्रिटिसिज्म इसका हुआ अमीर देशों का बोलबाला। ग्लोबलाइजेशन को चलाने वाली संस्थाओं में अमीर देशों का ही बोलबाला है। ये लोक कल्याणकारी जो नीतियां होती हैं उस पे हमला करती है। गरीब मजदूर के हक में जो पॉलिसीज होती हैं उस पे हमला करती है। कीन्स ने जो बात रोजगार पैदा करने की और सामाजिक क्षेत्रों में खर्च करने की बात की, उसका ये विरोध करती है। इसमें बड़े बड़े देशों का, अमीर लोगों का ही फायदा होता है। गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। राष्ट्र राज्य की जो क्षमता नीति बनाने की है उस पे बड़ा हमला हुआ है। राज्य अब अपनी पॉलिसीज बनाते वक्त बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा महसूस करती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनको लोन देके उनके अपने ऊपर कंडीशन लगा देती हैं। ये जो नौ उदारवादी नीति ग्लोबलाइजेशन को जो बढ़ा रही है वो समाज को आगे ले जाने वाली नहीं है, बल्कि ये पीछे ले जाने वाली है। एक कंजर्वेटिव पॉलिसी है। इसको मार्गरेट थ्रेचर और रेनन ने इसको आगे बढ़ाया, इसको शिकागो स्कूल ने आगे बढ़ाया। और आज के दौर में जो शोषण ग्लोबलाइजेशन के दौर में हो रहा है
वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने कॉलोनियल पीरियड में देखा है। आज का सिस्टम और भी जटिल हो गया है। आज हमारे मुल्क में हम ही यानी जो उस देश के लोग हैं वही शासन कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीतियों को ये दूसरे देशों से उसको कंट्रोल करते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे तो अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। अब आप बताइए, अब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अगर कोई सवाल होगा तो आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे?